वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट के वीडियो में हमने डबल एंट्री सिस्टम एक वीडियो में कवर किया है, तो जिसमें स्किप कर दिया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और जाकर देख लेना। जैसे कि थंबनेल पर आपने देखा कि सिर्फ इन्हीं एडजस्टमेंट एंट्री के सिवा कोई एडजस्टमेंट एंट्री कहीं से नहीं आती। एग्जैक्टली वैसा होने वाला है, बट जिसे डायरेक्टली एडजस्टमेंट एंट्रीज ही सीखनी है वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा सकता है। स्टार्टिंग से इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि ये हमारी यूनिट में भी है। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एडजस्टमेंट एंट्रीज को कंप्लीटली सम अप करने के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा इंट्रो होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हमारा जो पहला है वो है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद मैंने किया है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बाद मैंने किया है फाइनल अकाउंट। ऐसा क्यों किया है? देखो, बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस इज़ मेड आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर एंड इट्स द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ट्रायल बैलेंस इज़ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मतलब हमने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं, जनरल लेजर जो भी हमने बनाया है, उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में आप चाहे उसका ऑब्जेक्टिव लिखो, फीचर लिखो, कुछ भी लिखो, एनीथिंग, फीचर, ऑब्जेक्टिव, नेचर, उसमें यही घुमा के पॉइंट्स होंगे कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए बनाया जाता है, अर्थमेटिकल रीचेकिंग के लिए या फिर एरर डिटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस बेसिकली छोटा सा इंट्रो है। बाकी थ्योरीज़ जो और हैं इसमें, जैसे कि बेसिकली बीबीए वगैरह में थ्योरीज़ ज़्यादा आती हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट किया हुआ है, वहाँ पे सारे नोट्स आपको थ्योरेटिकल नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, ट्रायल बैलेंस टी शेप अकाउंट सारे ही होते हैं, एग्जैक्टली वैसे भी ट्रायल बैलेंस होता है। बस फ़र्क इतना है कि ट्रायल बैलेंस में एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे सारे असेट्स आते हैं, पर असेट्स के साथ एक्सपेंसेस आते हैं। असेट्स आते हैं पर असेट्स के साथ एक्सपेंसेस आते हैं। और क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज़ आती हैं पर लायबिलिटीज़ के साथ इनकम आती हैं। तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अभी देखो, फाइनल अकाउंट पर जाने से पहले मैं एक्सपेंडिचर इसलिए पढ़ाना चाह रही हूँ क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप फाइनल अकाउंट में उसको फिल कैसे करोगे? उसकी एंट्री फाइनल अकाउंट में दोगे कैसे? तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं एक्सपेंडिचर यहाँ पे समझा रही हूँ। देखो, बेसिकली 11th-12th का पूरा प्रॉपर सिलेबस है ये, मतलब पूरी 11th की बुक हमारे बीबीए के सेमेस्टर में दे दी गई है। ठीक, तो बस शॉर्ट इंट्रो ही रखूँगी क्योंकि पूरी बुक में से इतने 2 ही यूनिट्स में से इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो बेसिकली जो आ सकते हैं क्वेश्चंस में बस वही इंट्रो रखी हुई हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस मेड बाय अ बिजनेस और एंटरप्राइज। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस जो किए जा रहे हैं, एक्सपेंस का प्लूरल होता है एक्सपेंडिचर, मतलब उसका सम, 1 2 3 4 जितने भी खर्चे हुए हैं, खर्चों का जो सम अप होता है उसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो नॉन रिकरिंग होता है, मतलब वो हर साल, हर महीने या हर दिन नहीं करना पड़ता। एंड दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। एग्जाम्पल इसका ले लो, हमने कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी कुछ भी खरीदी, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, लंबे समय तक चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, लैंड की जो कीमत है वो बढ़ेगी। मशीन भले ही डिप्रिशिएट हो पर उससे जो आउटपुट आएगा उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, कई सालों तक मशीन चलेगी। ठीक है, तो बेनिफिट्स इसके लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब एक तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए। बस हाँ, ये ध्यान रखना, जब भी आप मशीनरी खरीदो और मशीनरी खरीदते वक्त इंस्टॉलेशन का जो चार्ज होता है, खरीदते वक्त जो चार्ज होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है क्योंकि वो पहली बार होता है। मशीनरी को किसी जगह पे इंस्टॉल करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए सिर्फ एक बार खर्चा आता है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और मशीनरी का रिपेयर का जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू होता है, क्योंकि मशीनरी हर महीने, 2 महीने, 6 महीने, जैसे भी मशीनरी उसके अकॉर्डिंग रिपेयर होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब मशीनरी की इंस्टॉलेशन का जो खर्चा होगा वो कैपिटल होगा, क्योंकि मशीनरी एक ही बार तो इंस्टॉल होगी ना, हर महीने, हर दिन तो नहीं होगी। और जो रिपेयर का खर्चा होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अदर देन असेट सारे खर्चे, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सैलरी देना, रेंट देना, कैरेज देना, वेजेस देना, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्ट, सारे के सारे एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के होते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हर दिन भी हो सकते हैं, हर महीने भी, हर हफ्ते भी, हर साल भी। ठीक, और इनका जो है शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होता है कि आज का आज पूरा हो गया या विद इन द ईयर ये एक्सपेंसेस का हमें रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, बिजनेस में कोई भी खर्चा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न पाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ असेट्स आते हैं। कौन से असेट्स हैं, क्या असेट्स हैं, कैसे हैं, ये सब कुछ फिगर आउट करना आपका काम है। और ये बहुत सिंपल, बहुत ईजी है। बस आपको ये सोचना है कि इसका बेनिफिट इस साल मिलेगा या अगले साल भी मिलेगा। 1 साल से ऊपर अगर बेनिफिट मिल गया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। अब देखो, जो भी चीज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो जाएगी बैलेंस शीट में, लाइक लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये सब कहाँ जाएगी, क्या, बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो पीएनएल में। बैलेंस शीट में कभी भी कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं शो किया जाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग और पीएनएल में कभी भी कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं शो किया जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिकरिंग है, हर साल लगेगा, ठीक है, कहीं कहीं तो हर क्वार्टर या हर महीने लगाते हैं, ठीक। तो वो इसलिए हमेशा पीएनएल में जाता है। भले ही बैलेंस शीट से माइनस होता है, बट ऐसा होता है कि प्लांट एंड मशीनरी लिखी है पीएनएल में, नहीं लिखी होती ना। तो बस एग्जैक्टली वही है, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। अब आते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताते हैं। ये 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट या फिर लॉस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये कि कंपनी की कंपनी की सेल और परचेज में से मोटा मोटा प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, ठीक है। नेट प्रॉफिट लॉस नहीं, मोटा मोटा सिर्फ सेल और परचेज के बेसिस पे। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा वही एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक, लाइक वेजेस, कैरेज, परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स रिटर्न, ठीक, और कुछ भी नहीं। इसके क्रेडिट में हमेशा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आएगा और कोई तीसरी चीज़ आ ही नहीं सकती। लॉस इन केस हुआ है तो आएगा, अदरवाइज नहीं। बाकी जो भी फैक्ट्री के या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा ट्रेडिंग के कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में, ओके। जब ट्रेडिंग से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस निकलता है हम उसको आगे लेकर चलते हैं पीएनएल अकाउंट। P&L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का नेट प्रॉफिट बताता है कि एग्जैक्टली उसे कितना फ़ायदा हुआ। और बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है उसके पास असेट और लाइबिलिटी कितनी, क्या क्या और किस तरीके से है। सो अभी वी आर डन विद दिस। फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल कल मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। तो अभी हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी 17 एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं जिसके अलावा और कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री कभी भी किसी भी फाइनल अकाउंट में नहीं आएगी। और अगर आपको वो 17 आ गई तो आपको सब कुछ आ गया। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस चीज़ का पहले, ओके। सो लेट मी रब द बोर्ड एंड लेट्स मूव टू एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओके। सो बोर्ड हो गया रब। आपको अभी स्क्रीनशॉट लेना, आप अभी ले लो, समझाने के बाद ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगे तो आप उसके बाद भी ले सकते हो। देखो, आई कैन बेट यू कि किसी ने भी इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं पढ़ाई होंगी। तो ये सोल्यूशन मैंने अपनी नोट्स कॉपी में बनाया था जो मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। सो अभी आप सुन लो, फिर अगर आपको बहुत प्रॉफिटेबल लगता है तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड अगर मे बी पॉसिबल तो मैं इसकी पिक या इस तरीके का फ्लो चार्ट बना के मैं ब्लॉग पर भी डाल दूंगी अपने, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन, नोट्स का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, ठीक। इन्वेंट्री या फिर CS का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। लुक, इन्वेंट्री का मतलब और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो सामान या जो भी स्टॉक हमारा लास्ट ईयर बच गया था, ठीक है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है जो इस साल खुल के ओपनिंग बन जाता है, ठीक है। तो इस साल का बचा हुआ सामान, बचा हुआ स्टॉक जो बिक नहीं पाया उसे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो जब भी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना, एक बार तुम ट्रेडिंग में लिखोगे और एक बार बैलेंस शीट। देखो इसका मतलब क्या है, इन जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी, इन सब का डुअल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी अकाउंट हैं वो सेम अकाउंटिंग पीरियड में एक्यूरेट जगह मेंशन किए जाएं, ठीक है। तो जब भी कोई एडजस्टमेंट एंट्री दी होगी ट्रायल बैलेंस के बाहर तो वो हमेशा 2 जगह लिखी जाएगी। ऑलवेज कीप इन माइंड, ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ भी दिया है, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री या कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो हमेशा 2 जगह लिखी जाएगी। इधर का मतलब है
ए का मतलब असेट, एल का मतलब लाइबिलिटी। जिस साइड पे टिक लगा है मतलब वो एंट्री उसी साइड पे जाएगी, ठीक है। आप कॉपी पेन लिया अगर आपने तो उसको लिख भी सकते हैं आप। और इधर का मतलब है पीएनएल अकाउंट, मतलब ये एंट्रीज पीएनएल में डेबिट जाएंगे तो डेबिट की साइड टिक है, और क्रेडिट की साइड जाएंगे तो क्रेडिट की साइड टिक है। अभी देखो डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हमेशा पीएनएल में डेबिट की साइड लिखा जाता है। डेप्रीसिएशन हमेशा पीएनएल में डेबिट की साइड लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा खर्चा है, ठीक है। एंड हमेशा असेट साइड क्यों लिखा जाता है? क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन किसी मशीनरी का ही तो होगा ना। लाइट बहुत जा रही है आज। डेप्रिसिएशन किसी मशीनरी का ही होगा ना, तो मशीनरी में से माइनस करोगे, और मशीनरी हम कहाँ लिखते हैं? असेट की साइड। तो मैं रीज़न बताते जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को हमेशा क्या करते हैं, जिस भी असेट का वो डेप्रिसिएशन होता है उसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है कि यार कैसे करें। कुछ इसमें नहीं, अभी देखना। ये जो तीनों एंट्री है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट और डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तीनों एक साथ खत्म करती हूँ। देखो ये तीनों डेबिट में जाएंगी। क्यों? क्योंकि डेटर्स का मतलब ही डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट का मतलब वो हम पर लायबिलिटी है, उनसे पैसा मिले ना मिले हमें कोई भरोसा ही नहीं है, हम दूसरे पर भरोसा कर ही नहीं सकते हैं ना पैसे को मामले में। और ये तो प्रोविजन है, हम तो खुद ही बना रहे हैं, हमारे पैसे डूबेंगे, शायद डूबेंगे या डूब ही गए, ठीक है। बैड डेट्स का मतलब वो कि जो पैसे डूब ही गए, उनके मिलने की 0.01% उम्मीद भी नहीं है। डाउटफुल डेट्स का मतलब वो जो डूब सकते हैं, ठीक है। 50-50 में आगे अटक गए हैं कि सिक्का उछला, हेड आया टेल आया, वो हाल हो गया है, ठीक। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, देखो डिस्काउंट हमेशा प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए किया जाता है। तो अगर जैसे कि मान लो कि किसी ने आपसे 5,000 रुपये उधार लिए है, तो आपने उसको 500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, चलो यार वो जल्दी इसी साल दे दे हमको पैसा वापस, तो 500 रुपये कम ही ले लो उससे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें वही हैं, ठीक। तो ये तीनों डेबिट में आएंगी। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ही हमारा नुकसान है, पैसे डूबेंगे तो भी नुकसान है, ठीक है। डाउटफुल वाले में तो नुकसान है ही है, और हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो नुकसान, भाई पैसा हमारा पूरा 5,000 था ना, हम तब भी 500 छोड़ रहे हैं ना, तो तीनों में हमारा नुकसान है, तीनों हमारे क्या है? एक्सपेंस है। तो हम तीनों को पीएनएल के डेबिट में लिखते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते हो, अगर उसमें डाउटफुल डेट्स दिया है तो उसको उसी में ऐड कर लोगे। बैड डेट्स डाउटफुल बात तो एक ही है, पैसा तो डूबना ही है ना। तो हमेशा बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स को ऐड कर लोगे, ठीक। और डेटर्स में से माइनस करोगे, कहाँ पे? असेट साइड में। क्यों? क्योंकि डेटर्स से हमें पैसा मिलना होता है, तो जिनसे पैसा मिलना होता है वो क्या होते हैं? असेट होते हैं। तो जब भी डेटर्स आ जाए तो बैलेंस शीट में वो असेट की साइड ही जाएगा, और पीएनएल में वो डेबिट की साइड ही जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को तुम डेटर्स में से माइनस करोगे, क्योंकि डेटर्स में से ही तो अमाउंट कम हो रहा है ना। 500 डूबेंगे, 500 डिस्काउंट भी करोगे, 500 मिलने का भरोसा है कि नहीं है, सब कुछ तो माइनस करोगे ना, ठीक। उसके बाद एक एंट्री है क्रेडिटर्स। वैसे बेसिकली ये एंट्री आती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कि एंट्री आए, बट मैंने आपको कहा है ना कि इनके सिवा कोई एंट्री नहीं आ सकती, तो ये आ गई तो आप लोग तो क्लेम कर दोगे। तो यही एंट्रीज हैं जो आएंगी कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, ठीक। बहुत बड़े लेवल का तो मैं नहीं जानती मैं, बट ये है कि मैं बीबीए तक के लेवल का अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है। सो उसके बाद है क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट। देखो क्रेडिटर्स पे डिस्काउंट हम उम्मीद करते हैं कि हमें मिल जाएगा। क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिन्होंने हमें पैसा दिया है, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो हमें डिस्काउंट दे देंगे। तो हमारी उम्मीद क्या होती है? हम क्या अकाउंट्स में उम्मीद करेंगे तो हमारी उम्मीद क्या होगी? क्रेडिट की साइड आएगी, क्योंकि हमें उम्मीद है कि वो पैसा हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हमारा गेन हुआ ना। मान लो हमने 5,000 उधार लिए थे, हमें 500 डिस्काउंट मिल गया, अरे वाह भाई 500 तो बच गए हमारे। तो जब बच गए तो गेन हुआ, तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट की साइड। और लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी के साइड, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारी क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं, ठीक है, जिम्मेवारी होते हैं हमारी, ठीक। अब देखो इंटरेस्ट होते हैं 4 तरीके के, 2 यहाँ लिखें 2 यहाँ लिखें। अभी देखो ड्राइंग्स पे हमेशा ध्यान रखना, अकाउंट बिजनेस के नज़र से बनता है, तुम्हारी नज़र से नहीं, ठीक है। तो जब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलेगा तो बिज़नेस का प्रॉफिट है ना वो। हमने जैसे मान लो मैं ओनर हूँ और मैंने पैसा निकाला, अब मैं उस पैसे पे इंटरेस्ट दे रही हूँ, तो वो पैसा तो बिज़नेस में जा रहा है ना। तो बिज़नेस की क्या है वो? बिज़नेस की क्या है वो? इनकम है। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट की साइड। कहाँ लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट की साइड। और बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी की साइड, ठीक। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी की साइड, ठीक। क्यों? क्योंकि कैपिटल में ये ऐड होगा, ठीक। इसलिए नहीं कि हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए क्योंकि ये कैपिटल में ऐड होगा। और कैपिटल कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी की साइड। हर जगह वही अकल ना लगाया करो कि लाइबिलिटी है तो हमारी जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं है। कैपिटल में ऐड होगा इसलिए लाइबिलिटी की साइड जाएगा,
सेम चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होगा तो ये तो बिजनेस देगा ना, और बिजनेस किसको देगा? बिजनेस के ओनर को। तो बिजनेस का तो खर्चा हुआ ना, तो यहाँ आएगा डेबिट साइड। लेकिन वहाँ फिर से लाइबिलिटी जाएगा। क्यों जाएगा लाइबिलिटी? अब यहाँ पे ये मैं सोचना कि ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा भाई। दिक्कत तो जो भी ऊंच नीच हो रही है वो कैपिटल में ही हो रही है ना। कैपिटल कहाँ लिखते हो? लाइबिलिटी की साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में से माइनस करोगे ना, तो लाइबिलिटी की साइड तो लिखना ही पड़ेगा उसको, है ना। ये लॉजिक है इसका। ठीक, अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड, बहुत सिंपल है। इंटरेस्ट रिसीव किसी भी इन्वेस्टमेंट पे किया होगा ना, है ना। इंटरेस्ट रिसीव किसी भी इन्वेस्टमेंट पे किया होगा तो इनकम हुई और असेट में गया। इंटरेस्ट पे किसी भी लोन पे किया होगा ना, तो एक्सपेंस हुआ और लाइबिलिटी में गया। सिंपल, 4 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं बस। ठीक, अब उसके बाद प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग देख लो। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब जैसे कि मान लो कि वो होता नहीं है, एडवांस में ट्यूशन फीस मिल जाती है, एडवांस में किराया मिल जाता है 1 महीने का, तो वो सब क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस ही तो है। हम 1 महीने बाद रहने के देते, पर हमने पहले से दे दिया, एक्सपेंस ही होगा ना, उसमें कुछ करने हमेशा हमारे डेबिट साइड रहता है। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट की साइड होता है। अब वहाँ कहाँ जाएगा? असेट। क्यों? क्योंकि हमने पहले से पे कर दिया है, उसकी सर्विस हमें मिलेगी, बेनिफिट हमें मिलेगा ना। वो 1 साल का हो, आ गई लाइट, 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, बेनिफिट तो हमें मिलेगा ना लॉन्ग टर्म में। तो वो इसलिए असेट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर बेनिफिट तो बाद में मिलेगा ना, हमने पैसा पहले पे कर दिया, तो जिसका भी बेनिफिट बाद में मिले वो क्या होता है? असेट। इसलिए प्रीपेड एक्सपेंस जाएगा असेट की तरफ। अब वहाँ पे देख लो एडवांस इनकम या फिर अनअर्न्ड इनकम। जैसे मान लो हमने पहले से किराया दिया, तो हमारा क्या था? वो प्रीपेड एक्सपेंस। मगर जिसको किराया मिला उसके लिए तो अनअर्न्ड इनकम है ना, उसने अभी अपना घर दिया ही नहीं हमको 1 महीने के लिए, पर उसको पहले से मिल गई ना इनकम, तो उसके लिए ये क्या है? इनकम तो ऑलवेज इनकम रहेगी, तो क्रेडिट जाएगी। पर यहाँ पे कहाँ जाएगी? लाइबिलिटी के साइड। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेवार, लाइबल है हमें अपना घर 1 महीने के लिए देने के लिए। ठीक है, बस इतना फ़र्क जब भी ऐसा हुआ करें तो हमेशा प्रीपेड का उल्टा ही होता है एडवांस इनकम। तो हम जिसको तुमने दिया, जो एग्जांपल तुमने लिया कि हमने इसको पैसे दिए, तो तुम उसको उसकी जगह खुद को रख के सोच लो, तो तुम्हारी एंट्री कभी गलत नहीं होगी। ठीक, अब उसके बाद होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या फिर अक्रूड इनकम। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है ना, कि अभी हमने दिया ही नहीं है। जैसे मान लो कि मैं ही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे आप 1 महीने की बस मोहलत दे दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट मंथ पैसे दे दूँगी। तो उन्होंने जो मुझे मोहलत दी, तो वो मेरा क्या है? वो मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। मुझे अगले महीने 2 महीने का किराया एक साथ देना है ना, क्योंकि मैंने दिया नहीं लास्ट मंथ। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपेंस तो डेबिट ही जाएगा ना, और देना है तो वो लाइबिलिटी है, तो उधर लाइबिलिटी में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होती है कि नियर फ्यूचर में हमें हमेशा ध्यान रखना, एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम वो होती है जिसकी सर्विस देने के लिए हम लायबल होते हैं हमेशा। ये डिफरेंस यूजुअली समझ नहीं आता लोगों को, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम वो होती है जिसके लिए हमने काम नहीं किया होता है, जिसके लिए हमने काम नहीं किया होता है। और अक्रूड इनकम वो होती है जिसके लिए लीगली हम लीगली हम ये राइट रखते हैं कि वो इनकम हमें नियर फ्यूचर में मिलेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने किसी से क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तो वो आपको एक प्रॉपर बिल या फिर एक नोट बना के देता है, जिसमें वो लिखता है कि अगर आप 3 महीने में पैसा देंगे तो ठीक है, बट अगर आप 2 महीने में मुझे पैसा दे देंगे मेरे सामान का जो आपने खरीदा है, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूँगा। तो वो जो 10% डिस्काउंट है वो क्या है? वो अक्रूड इनकम ही है। मतलब हम उस चीज़ के लिए लीगली राइटफुल हैं कि वो हमें मिल सकती है नियर फ्यूचर में, तो वो अक्रूड इनकम होती है। और जो इनकम के लिए हमें काम अभी करना होता है और हमें एडवांस में पेमेंट मिली होती है, वो एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम होती है। ये बहुत बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखना। इनकम है तो क्रेडिट साइड ही जाएगी और उधर जाएगी लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि हम उसके लिए राइटफुल तो है, पर हमें उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बदले में। कोई भी इनकम बिना कुछ किए तो मिलती नहीं है, तो जब तक हम कुछ करने के लिए लायबल हैं तो वो हमारा लायबिलिटी साइड ही जाएगा। ठीक है, अब आता है मैनेजर का कमीशन। अगर आउटस्टैंडिंग कमीशन है मैनेजर का तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, क्योंकि अभी हमें देना और हमने दिया नहीं है। ठीक है, और उसके बाद लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि हमें देना है। सारी की सारी एडजस्टमेंट एंट्री 2 जगह लिखी जाती हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। एंड हियर वी आर डन विथ एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हैं, आप जनरल लगा रहे हैं, तो ये एंट्रीज आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी।
ओके अगर ज़रा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। एंड यस, जिसने कंप्यूटर्स में बाइनरी कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है वो यहाँ हो के आ सकता है। एंड यस, जिसको मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ देखनी है वो यहाँ हो जाए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नोट्स।